नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का यह हमारा दूसरा वीडियो है जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 में बहुत लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो को हम अपने जीवन का बहुत कीमती समय निकाल कर आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो यदि आपको हमारे इस वीडियो सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो आप अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो सीरीज़ को सपोर्ट करें। अब आप सपोर्ट कैसे करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक अंतर क्या है, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिकी में क्या अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिकी में क्या अंतर है। एक लाइन में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास से। हम शुरुआत करेंगे वर्ष 1883 से। दोस्तों, 1883 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन निर्वात में धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निर्वात में धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। किसने कहा था? थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था। दोस्तों, एक बात और, आपको यहाँ पर सन को ध्यान रखने से ज़्यादा आवश्यक है आप इस बात को ध्यान रखें कि किस वैज्ञानिक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, किस उपकरण का आविष्कार किया, बशर्ते कि आप यह याद रखें कि वह आविष्कार या वह सिद्धांत कब दिया गया। हाँ, यदि आपकी मेमोरी बेहद शार्प है तो आप ज़रूर उनको याद रखें, लेकिन आपको प्राथमिकता देनी है किसने कौन सा सिद्धांत दिया, किस चीज़ का आविष्कार किसने किया, इस पे आपको मुख्य फोकस रखना है। फिर हम बात करेंगे वर्ष 1893 में। दोस्तों, रेडियो संचार का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया या प्रतिपादन किया गया या प्रस्तुतिकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? निकोलाई टेस्ला के द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना है, रेडियो संचार का प्रस्तुतिकरण किसके द्वारा किया गया? निकोलाई टेस्ला के द्वारा किया गया। यदि आपको पूरा नाम याद नहीं होता तो आप सिर्फ टेस्ला याद रखें। किसने किया प्रस्तुतिकरण रेडियो संचार का? तो टेस्ला ने किया। फिर बात आती है एक्स किरणों की। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। इनका पूरा नाम है विल्हेम रॉन्टजन, जर्मन के वैज्ञानिक हैं। आपको सिर्फ याद रखना है रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। कब की थी? तो आपकी संतुष्टि के लिए हम आपसे कह देते हैं वर्ष 1895 में करी थी। क्या याद रखना है? एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने की थी। फिर बारी आती है इलेक्ट्रॉन की खोज की। दोस्तों, जब से विज्ञान आई, साइंस आई, सबसे पहले पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो जे थॉमसन ने करी। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी। कब करी? वर्ष 1897 में करी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। फिर बारी आती है कि भाई वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। कब किया था? 1904 में किया था। किसने किया था? जॉर्ज एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। किसका आविष्कार किया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। दोस्तों, मेरा उद्देश्य है आपको सारे फैक्ट्स इधर के इधर याद हो जाएं, भले फिर मुझे 4 बार क्यों ना बोलना पड़े। ठीक, तो आप भी बिल्कुल ध्यान से सुने और यहीं पर सारी चीज़ों को क्लियर करते जाएं, ताकि आप अगले बार जब वीडियो देखें तो रिवीजन के साथ सीधा आप इस सारे डाटा को अपने एग्जाम में बहुत ही आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाएं। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है दोस्तों ट्रायोड के निर्माण की और एम्पलीफायर का पेटेंट किसने लिया, कब लिया? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ली डे फॉरेस्ट ने
वर्ष 1906 में ट्रायोड का निर्माण किया और वर्ष 1907 में एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया। आपको ध्यान रखना है, ट्रायोड का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो ट्रायोड का निर्माण किया था फॉरेस्ट ने, और एम्पलीफायर के रूप में इसका पेटेंट प्राप्त किया। अब आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों? फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, जंगल में बहुत शांति होती है, तो जब कोई इंसान जंगल में घूम रहा होता है तो वह बोर होता है। और आपने एक चीज़ बचपन में सुनी होगी, पुराने ज़माने में एम्पलीफायर का उपयोग, ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं, आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले एम्पलीफायर का उपयोग गाने सुनने में भी करते थे। तो जब कोई व्यक्ति फॉरेस्ट में अकेला घूमेगा तो वो बोर ना हो, इसलिए एम्पलीफायर से वह गाने सुनेगा। आप इस तरीके से आप याद रख लें कि फॉरेस्ट में एम्पलीफायर से गाने सुनने होते हैं ताकि इंसान बोर ना हो। तो एम्पलीफायर का पेटेंट किसने कराया कहलाया? फॉरेस्ट ने कराया। और ट्रायोड का निर्माण किसने किया था? फॉरेस्ट ने किया था। और इसी का एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट कराया था फॉरेस्ट ने। तो आप फॉरेस्ट से एम्पलीफायर को रिलेट करें गाने के फॉर्मेट में। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है ट्रायोड ट्यूब का 2 लित्र के रूप में उपयोग करने की। तो दोस्तों ट्रायोड का निर्माण किसने किया था? फॉरेस्ट ने किया था। पेटेंट करवाया था एम्पलीफायर के रूप में फॉरेस्ट ने ही, क्योंकि निर्माण भी उन्हीं ने किया था। ठीक है, लेकिन अब बात आई ट्रायोड ट्यूब का उपयोग 2 लित्र के रूप में भैया किसने किया? तो आप ध्यान रखें, बनाया फॉरेस्ट ने था ट्रायोड, तो इनका नाम तो रहना ही चाहिए। इसके बाद एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया दोस्तों? ट्रायोड ट्यूब का उपयोग 2 लित्र के रूप में किया, ओसिलेटर के रूप में उपयोग किया। किसका? ट्रायोड ट्यूब का। किसने किया? फॉरेस्ट ने किया और आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। उम्मीद है इतनी चीज़ें भी आपकी क्लियर होंगी। तो दोस्तों ट्रायोड ट्यूब का उपयोग 2 लित्र के रूप में कब किया गया? तो 1912-13 में किया गया। इसको आप ध्यान रख लें यदि पॉसिबल हो तो, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर बात करनी है कि सबसे पहले या पहली बार रेडियो का प्रसारण कहाँ किया गया। तो दोस्तों रेडियो मतलब पुराने ज़माने में रेडियो किसके पास होता था? जो ज़्यादा पैसे वाले होते थे, ज़्यादा रईस होते थे, मतलब पैसा जिसके पास ज़्यादा होता था रेडियो उसका सिंबल बन जाता था। ठीक है, तो अभी सबसे शानदार इकोनॉमी कौन सी है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? आप याद रखें, यूएसए। तो दोस्तों रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कहाँ हुआ होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे। सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है? तो फिर यूएसए के पास है। और कब हुआ? तो 1920 में। उतना आवश्यक नहीं है 1920। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कहाँ हुआ, तो यूएसए में हुआ रेडियो का प्रसारण। दोस्तों इस 1920, 1912, 1905, 6, 7 इनको याद करने के चक्कर में आप ये मत भूल जाना कि सबसे पहली बार कहाँ हुआ, नहीं तो फिर पेपर में अनर्थ हो जाना है आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर के आविष्कार की। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम के लिहाज से। ध्यान रखें दोस्तों 3 नाम, बेरेडीन, ब्रेटन, शॉकले। ट्रांजिस्टर जिसके 3 इस तरीके से पैर होते हैं, याद रखें 3 लोगों ने आविष्कार किया था। किसने किया था? बेरेडीन, ब्रेटन और शॉकले के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। इसके लिए दोस्तों वर्ष 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो दोस्तों आपसे एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए किस क्षेत्र में इन 3 वैज्ञानिकों को, जिनका नाम है बेरेडीन, ब्रेटन और शॉकले, इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप हमें इसका नाम जरूर बताएं, किस क्षेत्र से संबंध में इनको दिया गया होगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, और याद रखना है बेरेडीन, ब्रेटन और शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। फिर बारी आती है आईसी चिप के आविष्कार की। दोस्तों ये तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है आपके एग्जाम के लिए। आईसी का आविष्कार किसने किया? तो जैक किल्वी के द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया। बाद में इनके लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आप आईसी का सन जरूर याद रख लें, वर्ष 1958 में जैक किल्वी के द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि निर्वात में इलेक्ट्रॉन धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। यह किसने बताया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बताया था।
रेडियो संचार का प्रमाणीकरण, प्रस्तुतिकरण, डिमॉन्स्ट्रेशन किसने किया था? तो निकोलाई टेस्ला के द्वारा किया गया था। फिर एक्स किरणों की खोज की हमने बात करी थी, जो रॉन्टजन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। कब करी थी? वर्ष 1897 में करी थी, इसको भी आप ध्यान रख लें। फिर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था। फिर हम आए थे एम्पलीफायर पर। एम्पलीफायर का उपयोग हम करते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट में गाने सुनने के लिए, ताकि पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति बोर ना हो जो जंगल में जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, एम्पलीफायर के रूप में पेटेंट ट्रायोड का किसने करवाया था? लेडी फॉरेस्ट ने करवाया था। लीडे याद रखना है दोस्तों, लीडी बोल दिया मैंने, आप इसको लेडी ना सुन लें। लीडे फॉरेस्ट ने ट्रायोड का निर्माण किया था और फिर एम्पलीफायर के रूप में उसका पेटेंट करवाया था। फिर बारी आती है कि ट्रायोड ट्यूब का 2 लित्र के रूप में किसने उपयोग किया था? तो लीडी फॉरेस्ट ने। लीडे फॉरेस्ट है दोस्तों, मैं इसको बार बार डी बोल रहा हूं तो आप ध्यान रखें, लीडे फॉरेस्ट, आप सीधा फॉरेस्ट याद रखें। फॉरेस्ट एवं आर्मस्ट्रांग ने ट्रायोड ट्यूब का उपयोग 2 लित्र के रूप में किया था। ट्रायोड ट्यूब का उपयोग 2 लित्र के रूप में किया था फॉरेस्ट एवं आर्मस्ट्रांग ने। फिर बात की थी हमने दुनिया में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? तो रेडियो भाई रईसों का शौक है, और कहाँ पाए जाते हैं? तो अमेरिका में पाए जाते हैं। फिर बात की थी ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? इसमें हमने देखा था ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था बेरेडिन, ब्रेटल एवं शॉकले। आप 3 नाम बस याद रख लें एक साथ, बेरेडिन, ब्रेटन और शॉकले। एक साथ पढ़ेंगे, आसानी होगी। बेरेडिन, ब्रेटन, शॉकले। बेरेडिन, ब्रेटन, शॉकले, इन्होंने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। इसी क्षेत्र में फिर इनके लिए ट्रांजिस्टर के आविष्कार के कारण वर्ष 1956 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। फिर हमने बात करी थी आईसी चिप के बारे में। आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? जैक किल्वी ने किया था। उम्मीद है इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रह जाएंगे आपके एग्जाम तक। फिर हमें देखना है अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो हम डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन है। आपके लिए बताना नहीं पड़ेगा, हो सकता है वीडियो भी आप मोबाइल फ़ोन में ही देख रहे हो, इसके 90% चांस है। टेलीविज़न, एम्पलीफायर, दोस्तों बताएं किसने आविष्कार किया एम्पलीफायर का, या पेटेंट किसने लिया था एम्पलीफायर का। फिर कंप्यूटर, लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, टैबलेट, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, डिजिटल कैमरा, म्यूज़िक प्लेयर, गेम कंसोल, इलेक्ट्रॉनिक टॉयस, इलेक्ट्रॉनिक बिल। तो दोस्तों ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बेल लिखा हुआ है यहाँ पर, जो घंटी होती है दरवाजे के बाहर, उसकी बात की जा रही है। तो ये सारे डिवाइसेस हैं जिनको डेली लाइफ में इंसान उपयोग करता है। अब हमें बात करनी है ऊर्जा बैंड की। तो दोस्तों ऊर्जा बैंड क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की परास को ऊर्जा बैंड कहा जाता है। किसी ठोस पदार्थ में, किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की रेंज है उसे ऊर्जा बॉन्ड कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर वैज्ञानिक नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझना है, याद रखने का प्रयास करना है, ताकि आप अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। ठीक है, मेंस में भी 3 मार्कर्स आपसे आ सकते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखें, एक दो पॉइंट है ना। ऊर्जा बैंड क्या होता है? किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की परास को ऊर्जा बैंड कहते हैं। सीधी बात है, आपको ऊर्जा की परास याद रखना है। ऊर्जा की परास को हम कहते हैं ऊर्जा बैंड। अब दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं ऊर्जा बैंड: संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, और तीसरे नंबर पर वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, और तीसरे नंबर पर वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। सबसे पहले हमें देखना है संयोजी बैंड को। इसमें क्या है दोस्तों? संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं। याद रखना है, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होंगे। इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारा प्रवाह नहीं होती। आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है कि जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा धारा प्रवाह नहीं होती, और यह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। संयोजी बैंड कौन सी 3 चीजें याद रखनी है? इलेक्ट्रॉन हमेशा पाए जाएंगे। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे
उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तीसरी बात, इसमें अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। कौन सा बैंड अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है? तो संयोजी बैंड अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, जो संयोजी बैंड होता है वह अधिकतम ऊर्जा का बैंड होता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें संयोजी बैंड के बारे में आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है चालन बैंड की। दोस्तों, चालन बैंड में क्या कंडीशन है? इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। संयोजी बैंड में क्या था? हमेशा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते थे। चालन बैंड में क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों, यदि चालन बैंड रिक्त हो तो धारा का प्रवाह नहीं होता। दोस्तों, चालन बैंड यदि खाली होगा तो धारा कैसे प्रवाहित होगी? यदि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो धारा कैसे प्रवाहित होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से ही धारा का प्रवाह होता है। यदि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो धारा प्रवाह होना संभव नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों, चालक पदार्थों में यह आंशिक भरा हुआ होता है। ध्यान रखना है, जो चालन बैंड होता है वह चालक पदार्थों में आंशिक रूप से भरा होता है। यहाँ पे कौन सी 3 चीज़ें ध्यान रखनी है? चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन हैं वह हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? यदि चालन बैंड रिक्त हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो, तो धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही धारा को ले जाने का काम करते हैं। फिर चालक पदार्थों में यह आंशिक भरा होता है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल की। दोस्तों, इस ऊर्जा बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतराल को वर्जित बैंड या वर्जित अंतराल गैप कहा जा सकता है। ध्यान रखना है, हमने चर्चा करी संयोजी बैंड की, हमने चर्चा करी चालन बैंड की, और दोस्तों इनके बीच का जो होता है उसको हम कहते हैं वर्जित बैंड। संयोजी बैंड में हमने देखा, इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन तो हमेशा उपस्थित होते हैं, इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने चालन बैंड में देखा, इसमें इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि चालन बैंड रिक्त है तो इसमें इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह नहीं होता। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। वर्जित बैंड में दोस्तों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। और दोस्तों, यह संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य होता है, उसके मध्य की स्थिति होती है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार की। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। और यदि ऐसा है और हमारे इस वीडियो से आपके लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। और दूसरा एक चीज़ ये भी, यदि आपको सहायता प्राप्त हो रही है हमारे वीडियोस से तो आप सपोर्ट हमारा ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत कीमती समय हम अपने इन वीडियोस पर लगाते हैं, तब आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट उपलब्ध करवा पाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए इस पुस्तक को परचेस करने के लिए लिंक भी है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी सारे अपडेट्स, कुछ स्टडी मटेरियल्स जो कभी कभी हम शेयर कर देते हैं, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। बस इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।